कॉपी कर दिया ना चेक। चलो, तो कल मैंने आप लोग से बोला था कि इस चैप्टर को मैं, अच्छा जल रही लाइट है ना, इस चैप्टर को मैं बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। तो मैं कल जो पढ़ा उसको मैं जो कल बताया था थोड़ा सा ही 10 मिनट ही बताया था, तो शुरू से एकदम। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन नॉन लिविंग थिंग्स की, है ना। हाँ ये ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अजीवित वस्तु। ठीक, अजीवित वस्तु, ठीक है, अजीवित वस्तु। अब देखो मैं इसको आपको बता दूं, ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना। देखो नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चार चीजें हम पढ़ेंगे, चार चीजें कौन कौन सी? दिस, दैट और दीज और दोज, ठीक है। अब अगर इनको देखा जाए तो इनको एक दूसरे ढंग से इनको बोलते हैं संकेत वाचक, यानी किसी की ओर संकेत करना, जिसको बोल सकते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनको बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है डिमोन्स एग्जेक्टिव, है ना। वो दोनों को अभी मैं बता देता हूँ कि ये क्या आता है, फिर इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इनमें अंतर क्या होता है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीज आज मैं बता रहा हूँ उसके अंदर क्या आएगा? दिस आएगा, डैट आएगा, कल थोड़ा सा बताया था, दिस आएगा, डैट आएगा और क्या आएगा? दीज आएगा और दोज आएगा। ये चार चीजें आएंगी, इनको बोला जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन? डिमोन्स्ट्रेटिव, है ना। इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, PRONO प्रोनाउन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और एक होता है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ठीक है। अब ये क्या कर, इसको अपन बोल सकते हैं क्या? संकेतवाचक विशेषण। अब विशेषण क्या होता है अभी बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण हिंदी में बोलते हैं ना, विशेषता बताने वाले, हिंदी ग्रामर में नहीं पढ़ा? विशेष संकेत वाचक ये होता है, देखो लिखे दे रहा हूँ, शायद मेरे से बोलना ना बोलने की ना आ रहा है सही, है ना, ये होता है, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है ध्यान से समझ लेना, फिर इसके बाद वो जो टेबल कल मैंने उसको समझाया था उसके हिसाब से बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो मेरे को यहीं पे लिख देना था, चलो ठीक है यहीं पे बता दो। तो देखो ये किस बेस पे काम करते हैं, ये होता है अपना दिस, डैट, और क्या होता है इसका? दीज, और होता है अपना दोज, ये होता है, ठीक है। दिस, डैट, दीज, दोज। अब ये कैसे होते हैं अभी वो टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, पहले इनको समझ लो। दो जैसे फॉर एग्जांपल, बेटा कुछ एक्टिविटी मत करना पढ़ाते समय, है ना, नहीं फालतू में आ जाओगे लपेटे में। देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज अ गर्ल, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, या दिस इज अ बुक, दिस इज अ गर्ल। अब यहाँ पे देखना, ये से समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा दिस, ये संकेतवाचक है, यह एक लड़की है। देखो दिस का यूज मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो है दिस, डैट, दीज, दोज, दिस का यूज होता है कोई चीज हमारे नियर में हो, पास में हो, कल बताया था मैंने, है ना। कोई चीज हमारे पास हो तो वहां पे दिस का यूज होता है। डैट का प्रयोग होता है कोई चीज जो हमसे दूर पे हो लेकिन सिंगुलर में हो। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज जो सिंगुलर फॉर्म में हो, हमारे पास में हो, नियर हो, तो उसमें दिस का यूज होता है। कोई एक चीज जो फार होती है, जो मतलब दूर पे होती है और किसमें हो? सिंगुलर में हो, तो वहां पे डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस का प्रयोग क्या करते हैं? देखो जो दिस है ना, ये दीज उसका क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। तो दिस का मतलब होता है यह है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये, और इसका मतलब हो जाता है यह है ना। तो ये इसका, तो जैसे मान लो कि एक चीज है, एक चीज और मेरे पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे। एक से ज्यादा चीज है और मेरे पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका अभी मैं टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, डोंट वेरी, मैं अभी इनको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए अभी यहाँ पे ऐसे। डैट, डैट का मतलब तो कोई एक चीज हो और हमसे दूर पे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? अपना डैट लगाते हैं। इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा दोज। दोज यानी बहुत सारी चीजों हमसे दूर पे हो, ठीक है, कल बताया था मैंने, तो ये होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर है ये समझ लेना। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से समझना है इसी सेंटेंस को। अब जैसे मैंने लिखा दिस गर्ल, दिस GIRL, हाँ, दिस गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, है ना, यह लड़की सुंदर है। ठीक है, तो अब इसको देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या लिखूंगा, एग्जेक्टिव, है ना, क्या लिखूंगा, एग्जेक्टिव, है ना, एग्जेक्टिव। अब देखो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो दिस लगा के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम लोग को उस बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारे पेपर के हिसाब से नहीं, पेपर में इतनी ये चीजें मतलब ज्यादा नहीं लगा ली। देखो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा दिस, ठीक है, ये आप लोगों ने फोर्थ फिफ्थ क्लास में बहुत पढ़ा दिस डैट का प्रयोग, लेकिन पढ़ा तो है, लेकिन अब वो समझ में नहीं आया उस समय कि कैसे क्या होता था। अब समझ में आ गया। देखो ये लिखा दिस के बाद मैंने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 24 होती है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद जैसे दिस है, डैट है, दीज है, दोज है, इनके बाद जो 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, वो लगा दोगे तो ये क्या मतलब, अगर आपको फाइंड करना हो, आपको पहचानना हो स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो कैसे फाइंड करोगे, अभी मैं पूछूंगा, आप ही लोग बताओगे। देखो ये दिस लगा है, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और इसके बाद बाकी सेंटेंस। ठीक है, यहां पे देखना दिस के बाद यहां पे कोई नाउन लगाती है, नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और यहां पे क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, बस यही अंतर है, इतना सा अंतर है पहचानने के लिए। अगर कभी आपको पहचानना हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस लिखा है, जिसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 24 होती है। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे लग जाए, आगे कुछ भी हो सेंटेंस में, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। समझ में आया। अगर मान लो आपको ये हो कि भाई संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, विशेषण मतलब कि सर्वनाम और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है कि जो नाउन होता है उसकी विशेषता बताना। फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो कि जैसे बोला कि वह लड़की है, ठीक है वो लड़की है, लेकिन तुमने बोला वह लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट जो हो गया ना, वो विशेषता हो गई उसकी कि लड़की कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और मैंने बोला कि कृष्णा कैसा लड़का है, कृष्णा कैसा है, अब किसी ने बोला कृष्णा बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा हो गया वो क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। आई होप समझ रहे होंगे। तो यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि जैसे मैं हूं, है ना, अब मैं हूं, तो मान लो मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद के बाद, ठीक है, अब मैं क्या हूं, उसके आगे पीछे कुछ तो होगा, मैं टीचर हूं, मैं, अब चलो मैं एक टीचर हूं, ठीक है, यहां तक मैं कैसा टीचर हूं, अच्छा हूं, बैड हूं, तो अगर अच्छा भी हूं या बैड भी हूं तो क्या हो जाएगा, वो एग्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब ये उसकी पहचान हो जाएगी वो कैसा टीचर है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ जाएगा, डोंट वेरी, टेंशन मत ले। वैसे ये वीडियो में भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो 2-3 बार वॉच कर लेना तो समझ में आ जाएगा, तो डोंट वेरी, टेंशन मत ले, है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं आ रहा तो मैं 10 बार बताऊंगा, टेंशन मत ले। फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर दिस के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं वैभव, 24 होते हैं। ध्यान से सुना, दिस के बाद अगर कोई भी, चाहे दिस हो, चाहे डैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, फिर से, चाहे दिस हो, चाहे डैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, अगर उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चलो मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, देखो यहाँ पे देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो दिस, है ना, डैट, दीज, दोज, ये है, ठीक है, ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब, हेल्पिंग वर्ब मतलब 24। अब आगे समझ, यानी कहने का मतलब कि दिस, डैट, दीज, दोज, अगर इनके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वो क्या कहला जाता है, वो कहला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, अब कई बार ये भी होता है कि कई बच्चों को यही नहीं मालूम कि 24 जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अब पहचानने में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि जैसे कुड, कुड एक हेल्पिंग वर्ब, अब मुझे यही नहीं पता कि कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर मैं नहीं पहचान पाऊंगा, है ना। तो टेंशन मतलब, जैसे ये चैप्टर, ध्यान सुनो, देखो दिस, डैड, दीज, दोज, हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैं लिखवा दूंगा, रट्टा भी मरवा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो वो कहला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। दूसरा, ठीक है, चलो
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, डैट, दीज और दोज, ये आ गए। इसके बाद हम बेटा लगा देंगे नाउन, दैट्स इट। तो ये कहला जाएगा हमारा, बस इतना आसान है। अब आया थोड़ा बहुत समझ, है ना, अब थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पूरा मुझे बनाना, चलो ठीक है ना, ठीक है। तो दिस, डैट, दीज और दोज, दोज, दिस, डैट, दीज, दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है तो ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर मान लो दिस, डैट, दीज, दोज के साथ नाउन लगता है तो ये हो जाएगा डिमोन्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जांपल फिर से सुन लेना, देखो मैं कहना ये क्या रहा हूं, मान लो जैसे मैंने बोला कि राम एक लड़का है। अब अब राम कैसा लड़का है, अच्छा है कि बुरा है? तो राम एक अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा लड़का आ गया ना वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो गया। यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अगर बताना हो तो वो कहां पे बता सकते हैं अपन? उसके अंतर्गत क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, हमेशा याद रखना। अब प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि राहुल, है ना, अब राहुल के बारे में बोला कि राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि टॉपिक चल रहा है राहुल के बारे में, अब मैं राहुल नहीं बोलूंगा, मैं उसका प्रोनाउन क्या बोलूंगा? मैं उसका प्रोनाउन क्या बोलूंगा राहुल का? ही, वह टाइम से स्कूल आता है। आ रहा है समझ में? लड़की होती, कोई भी होती तो सी होता, एलिफेंट मतलब कोई जानवर वगैरह होता तो इट होता। बस इतना सा सिंपल है यार, है ना, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये मैंने लिख दिया दिस इज अ गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह एक लड़की। अगर मैं लिख देता दिस इज अ गुड गर्ल, तो यह एक अच्छी, मतलब यह लड़की अच्छी है, मतलब यह एक अच्छी लड़की है। अब इनका अंतर देखना, मैंने बोला यह एक लड़की है, यह एक लड़की, इसका मतलब दिस गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट एडजेक्टिव हो गया। इज क्लियर अबाउट इट? इतना समझ में आ गया, और बहुत आसान है और ज्यादा कुछ नहीं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, मान लो इसकी जगह मैं दिस की जगह डैट रख दूं, है ना। अब आप लोग से पूछूंगा, आप बताना मुझे। यहाँ पे डैट लिख दिया है ना, और डैट बॉय आ वेरी क्लेवर, है ना। क्या है ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि डैड के बाद बॉय लग गया, ये वाला स्ट्रक्चर, नाउन लग गया ना, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अब बोलोगे सर इनमें नहीं लगता, इनमें भी लगेगा, देखो, लेकिन इनके साथ अब देखो, जैसे अब यहाँ पे एक और इसको बता देता हूँ, डैड, और डैड के साथ लगा दिया इज, क्योंकि सिंगुलर है, तो डैड इज अ कैट, कुछ भी कर दो, डैट इज अ कैट, CAT कैट, ये हो गया। अब अगर मान लो मुझे दीज का लगाना हो तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा? THES, दीज। दीज के साथ क्या लगेगा? आर, दीज के साथ आर, है ना। दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये क्या है? ये आपका हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। अब अगर मैं ये बोलूं दीज, THES, दीज पेन्स, दीज पेन्स आर, पेन्स लिखा ना, पेन्स आर अ लॉट ऑफ, ऐसा कर दो, यानी बहुत सारे पेन है। तो दीज पेन्स आर, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, है ना, ठीक है। ये पेन बहुत सारे हैं, है ना। दीज आर पेन्स यानी ये पेन है। देखो इनका अंतर देखो, इनका अंतर देखो, ये पेन, ये पेन है, ये पेन है। अब इसको मैं बोलूं दीज पेन्स आर अ लॉट ऑफ, यह पेन बहुत है, बहुत सारे। इज क्लियर अबाउट इट? इतना समझ में आए? अब इसी प्रकार आप दोज का भी कर सकते हो, आई होप कि समझ गए होगे, ठीक है। अगर दोज लगाओगे तो दोज का भी ऐसे ही बन जाएगा, दोज आर बुक्स, है ना, ये बन गया। अब अगर ये बनाना हो, ठीक, दोज, सही लिखा हूँ, स्पेलिंग सही है ना, दोज बुक्स आर यानी बहुत ये वैल्यूएबल बुक्स हैं, मतलब बहुत काम की हैं, ऐसा कर दो, है ना, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? तो ये इस टाइप का होता है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गया होगी। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो
दिस का यूज होता है एक वचन के लिए, जो कोई चीज मेरे पास में हो, ठीक है, इतना क्लियर हो। और इसका यूज होता है प्रेजेंट मोमेंट के लिए। अब भाई मैं बता रहा हूं तो प्रेजेंट में तो बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ क्या क्या लगेगा, दिस के साथ इज लगेगा, वाज लगेगा, दिस के साथ इज लगेगा, इज का वो पास्ट क्या होगा, वाज, ठीक है। इसी प्रकार डैड के साथ इज लगेगा, वाज लगेगा। और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, कोई एक चीज हो मेरे से दूर पे हो, मेरे से दूर पे हो, आई होप समझ रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार, और ये है ना, ये पास्ट के लिए लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दीज, दीज के साथ आर, और आर का पास्ट क्या होगा, वर, WERE वर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसी प्रकार, और ये होगा प्रेजेंट के लिए, और ये हो जाएगा पास्ट के लिए, ठीक है। तो दोज मतलब वे, ऐसा, ठीक है। तो THOSE, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आर, वर, HABE हैव, ठीक है, HABE हैव, हैश का हैव होता है ना बहुवचन, और इसका क्या होगा, दिस का हैश हो मतलब हैश लिख सकते हैं। देखो कंफ्यूज मत हो, मैं बता दूं, दिस के साथ क्या क्या लगेगा, इज वाज और हैश, हैश, ठीक है। और सेम डैड के साथ भी यही लगेंगे, आ रहा समझ में। फिर दीज और दोज के साथ क्या लगेगा, आर, वर, WER वर, और हैव, क्लियर, ठीक है। चलो रफ कर दूं इसको, चलो। अब इसके बाद यहाँ पे देखना, कल वो टेबल मैंने बनाया था, फिर से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे कल मैंने बनाया था, यहाँ पे सिंगुलर है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा था प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम पढ़ रहे हैं इसमें दिस, डैट, दीज और दोज का यूज करना, है ना, यही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे सिंगुलर में क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर में आएगा आपका दिस, ठीक है। और इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, दीज, है ना। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, डैट, और इसका क्या बन जाएगा, दोज, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। अब इसके साथ क्या क्या लग सकता है, देखो मैंने अभी उसमें लिखवा भी दिया, इज लग सकता है, वाज लग सकता है, हैश लग सकता है, ठीक है। इसमें भी वही इज, वाज और हैश, ठीक है। यहाँ पे आर, वर, हैव, है ना, आर, वर, हैव, ठीक है, ये लगेगा। अब यहाँ पे देखना, तो अपन तो अभी प्रेजेंट के एज के हिसाब से समझा देता हूँ, है ना, एज, और यहाँ पे आपका लग जाएगा आर, यहाँ पे लग जाएगा आर, ठीक है। यही सेम जो ये जो वाला वही सेम है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिस इज, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा यह है, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, वह है। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, ये है। और इसका हिंदी मतलब हो जाएगा वे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये हो गया। चलो अब इसको बनाता हूँ, है ना। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा, कौन बता, हाँ एक मिनट, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव और निगेटिव और निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। ये होगा, एक सेंटेंस लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पेन के ऊपर, आप पेन, इसके ऊपर सेंटेंस ले, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यह एक पेन है, यह एक पेन है। अब आप लोग बोलोगे सर ये बच्चों जैसे क्या पढ़ा रहे हो, रुको जरा, रुको रुको, सब्र रखो, अभी इसके बाद क्या होगा वो देखना,
है ना। अब मेरा काम है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो फिर वो आगे की चीज़ें सब ऊपर से जाएंगी, इसलिए मुझे बताना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे यह एक पेन है, तो यह एक पेन के, तो यह के लिए क्या रहेगा, अभी बताता दिस इज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज आ पेन, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यह एक पेन नहीं है, यह एक पेन नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस इज। हमेशा नॉट कब लगता है, हमेशा याद रखना, हमेशा नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हमेशा नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या बन जाएगा दिस इज नॉट आ पेन, ठीक है, दिस इज नॉट अ पेन, ये क्या हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो है ना आपका जो नो है और यहाँ पे नॉट है, ये ठीक है। अगर मान लो सेंटेंस में नो आता है तो ये और ये नो आएगा, तो ए कभी नहीं आएगा सेंटेंस में। अगर नॉट आता है तो ए आएगा सेंटेंस में, देखो ये नॉट ए, अगर नो होता तो मैं ए नहीं लगाता। आ रहा समझ में, ये छोटी छोटी सिली सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। एक अच्छी इंग्लिश वे ऑफ टॉकिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वे ऑफ टॉकिंग में तो इन सब चीज़ के मतलब ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस की ज़्यादा पड़ती है। न्यूज़ चैनल देखो, कन्वर्सेशन करो, जब गलत सही जो भी है वो करो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ग्रामर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो नो लगता है तो ये कभी नहीं लगेगा, अगर नॉट लगता है तो ए लगेगा, ठीक है, इतना समझ में। अब इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, क्या यह इंटरगेटिव, क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन है। अब मैंने इसमें एक कहानी बताई थी कि कई लड़के लड़कियां सोचते कि क्या लगा है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे व्हाट आएगा, जो नहीं आएगा, और इसका क्लेरिफिकेशन मैं आपको जब WH फैमिली पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये मान के चलो कि हिंदी के सेंटेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी मतलब 24 है ना, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हालांकि इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होते हैं 11 और मॉडल होते हैं 13। अब इनमें क्या अंतर है, देखो एक्सिलरी वर्ब हमेशा कर्ता को फॉलो करता है और मॉडल कोई कर्ता को फॉलो नहीं करता, बोलता है ऐसी तैसी में जाओ, भाड़ में जाओ, नहीं करना, थोड़ा सा रूड सा रहता है, वो बोलता है सब आ जाओ, सबसे मैं लड़ लूंगा, ठीक है। तो ये आता है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब कितने होते हैं 24, अगर मान लो सेंटेंस के शुरुआत में लगते हैं तो जो उसको हिंदी में जो उसकी पहचान होगी वो क्या होगी, क्या, ठीक है। वहां पे डजंट मैटर फिर कुछ लग जाए, इज एम आर वाज कुड शुड वुड कुछ भी लग जाए, उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। या फिर यह एक पेन है क्या, यानी क्या या शुरू में लगेगा या फिर लास्ट में लगेगी हिंदी में, क्या यह एक पेन है, या फिर इसी को बोल सकते हो यह एक पेन है क्या, बीच में कभी क्या नहीं लगेगा। ये है इसका मेन कारण। देखो अब मैं इसको बनाता हूँ, इसको बनाने का क्या रूल्स है, ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज इधर अदला बदली हो जाएगी। शर्त क्या रहेगी, आई कैपिटल में हो जाएगा और टी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इज दिस अ पेन, देखो बन गया ना, इज दिस अ पेन। क्या किया मैंने, इसको अदला बदली कर दी, इज दिस अ पेन, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ है, क्या यह एक पेन नहीं है। और इसी सेंटेंस को देखो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, सिस्टमेटिक से आपको भी सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे क्या है एक पेन नहीं, मैं इसी को अगर दूसरे ढंग से बोलूँ तो क्या बोलूँगा इसने, हाँ हिंदी में हाँ, यह एक पेन नहीं है क्या, क्या या तो शुरू में लगा दिया या फिर लास्ट में लगा दो, ठीक है। अब ये इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हाँ खुशी बोलो, इजेंट दिस आ पेन, या फिर इसी सेंटेंस को स्नेहा दूसरे ढंग से कैसे बनाएंगे पता है, इज दिस नॉट अ पेन, है ना, इज दिस नॉट अ पेन, ठीक है। और ये हो गया आपका निगेटिव और इंटरगेटिव। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसकी जगह मान लो आप डैट रखते तो ये हो जाता कि वह एक पेन है तो डैट इज अ पेन, वह एक पेन नहीं है डैट इज नॉट अ पेन, क्या वह एक पेन है तो इज डैट अ पेन, और क्या वह एक पेन नहीं है तो इजंट डैट अ पेन।
समझ गया है ना। तो अब मैं सबको लेके नहीं चलूंगा, अब देख लेना। इसके बाद आता है दीज का, ठीक है, दीज या दोज कोई सभी ले लो। तो जैसे मैंने बोला है ये पेन है, ये पेन है, तो क्या बन जाएगा दीज, देखो दीज आर पेन्स, बहुत सारे पेन है ना, दीज आर पेन्स। इसके बाद इसका दूसरा क्या बन जाएगा, ये पेन नहीं है तो क्या बनेगा दीज आर नॉट, दीज आर नॉट पेन्स, दीज आर नॉट पेन्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद तीसरा, क्या ये पेन है तो क्या हो जाएगा आर दीज, आर दीज पेन्स, है ना। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला क्या बन जाएगा आर दीज नॉट पेन्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो आगे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसको भी अच्छे से समझा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस सेंटेंस को डैट लगा दो, दिस लगा दो और इट लगा दो, है ना। ध्यान से सुनना, ये कोई तुम्हें कोई यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो अब बता रहा हूँ, देखना। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डैट और यहाँ पे लिखा मैंने इट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ मैंने इज लगा दिया, इसके साथ दिस इज, है ना। एक मिनट, इसको मैं ऐसा समझा सकता हूँ, 2 मिनट है। ठीक है, अब देखना, बड़ा अजीब टाइप का हा बना है ना। अब देखना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अपन ने जब इंग्लिश मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कुछ चीज़ें ऐसी आई थी, जैसे आई के साथ हैव लगता है ना, जबकि हैस लगना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला कुछ अपवाद है। मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आप लोग को, अगर याद हो, कि जैसे यू में पढ़ाया था, तो यू में तुम या और आप, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, अगर हमसे कोई छोटा है तो मतलब उसको तू ता करके बात कर लेते हैं प्यार से, है ना। और कोई बड़ा है तो हम उसको आप करके बात करते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश में यू से ही काम चलाते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले वहां पे भी ऐसा था कि तू के लिए दो का यूज करते थे, THOU, दो, है ना। तेरा के लिए THI यानी थाइन, ऐसा यूज करते। जैसे आपने मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने होंगे, है ना। मोहम्मद रफ़ी को जानते हो, जो शादी ब्याह में जिनके गाने चलते, कौन सा गाना बहुत चलता है वो गाना, मेरे यार की शादी है, और ऐसा कुछ गाना चलते पुराने वाले, है ना। मुझे वो गाने कुछ याद नहीं आ रहे। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनते जाना, वो शादी ब्याह में ना अभी भी देखोगे ना, बड़ी बड़ी शादियों में तो सबसे ज्यादा मोहम्मद रफ़ी के गाने चलते हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ थी यार, क्या आवाज़ थी। आप मुझे वो गाने अभी याद नहीं आ रहा है, आप भी बहुत सुनते हो, जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, है ना। सुनते जाना, मैं क्या कहने का। इसके बाद जमाना बदला, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब उदित नारायण और कुमार सानू के गाने आ गए, ठीक है। मुबारक हो शादी तुम्हारी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये शादियों में बहुत गाने चलते हैं। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ये शादी ब्याह में बहुत खतरनाक गाने चलते हैं, लड़के लगवाते स्पेशली, ये गाना लगा, ये गाना लगा, ठीक है। तो मोहम्मद रफ़ी से स्टार्ट हुई कहानी, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, यहाँ तक ठीक था। अब इसके बाद देखो अब क्या आया, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई वैसे वैसे अब हनी सिंह के गाना आ गए, अरिजीत सिंह के गाना आ गए। साला वो 2 दिन में तो लगते तो ठीक है सुनने सुनने में, पर इसके बाद ना, अगर अब तुम वही गाना 2 साल पहले आया हो उनका, अब सुनो ना, ऐसा लगता है कान से खून निकलना चालू हो जाएगा। सिर्फ वो 2 दिन में ही अच्छे लगते हैं, वो डीजे वाले डच्चम डिच्चम जो बजते रहते हैं, राइट। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको मान लो मोहम्मद रफ़ी, इसको मान लो कुमार सानू या सोनू निगम या उदित नारायण, और अब जो जमाना चल रहा ना, वो जमाना किसका चल रहा, वो चल रहा हनी सिंह का, बादशाह का, इनके गाने चल रहे। और यूथ भर भर के प्यार भी दे रहे, पसंद भी कर रहे। तो डोंट वेरी, ठीक है, जमाने के साथ जैसा है ना, मैंने उस दिन बोला था ना कि अगर तुमने जमाने के साथ नहीं चला तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और बहुत अच्छे से मैंने वो वीडियो डाला भी था, आप लोगों ने शायद वॉच नहीं किया होगा, देखा है ना, ठीक है।
अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है, जैसे मैंने क्या दिया है सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ो, यह एक अच्छी किताब है। आप इस सेंटेंस को, अब देखो यहाँ पे कोई ये जज नहीं करेगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो कि सही पढ़ा रहे हो, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जमाना कैसे आगे ग्रो कर रहा है। आज भी तुम देखना, जितनी भी वीआईपी शादियां होती ना, सबसे ज्यादा मोहम्मद रफ़ी के ही गाने चलते हैं, लेकिन जितनी भी छोटी मोटी शादियां होती हैं वहां पे मोहम्मद रफ़ी के गाने नहीं चलते, वहां पे हनी सिंह और इनके गाने चलते हैं। मैं सच, यहाँ पे ये हो गए मोहम्मद रफ़ी, 70 के दशक की बात है, 70-80, 90 के दशक में आ गए उदित नारायण, इनका जमाना चला। इट्स अब जो जमाना चल रहा है, हनी सिंह, बादशाह, इनके गाने चल रहे हैं। इसी प्रकार, इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं एक फैसला, यह एक अच्छी, दिस इज अ गुड बुक, इसी को मैं बोलूंगा दैट्स अ गुड बुक। देखो चेंज देखो, दिस इज अ गुड बुक, हाँ, दैट्स अ गुड बुक, अरे वाह, इट्स अ गुड, और ये तो और अच्छा है। तो आपको भी अब क्या करना है ना, कि अपना टेस्ट बदलना है समय के साथ। तो आप इन सेंटेंस को चाहो, जितने भी मैं यह वाले दिया हूं, तो उन सेंटेंस को चाहो तो डेट से बनाओ, और चाहो तो उससे भी अच्छा इट्स से बनाओ, तो ये हो जाएगा आप। और इसका हिंदी मतलब भी यहाँ पे यह होगा। अब बोलोगे सर अभी आपने तो बताया इनका मतलब वह होता, मैंने बताया ना, जज मत करना, जमाने के साथ चलना। आई होप मेरी बात समझ, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ में आया। तो जितने भी सेंटेंस है, चाहो तो आप इसी से बनाओ, नो मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर इससे बनाओगे ना, आपको मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि वे ऑफ टॉकिंग में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है। इसका देखो मैं बोल के बताता हूँ ना, जैसे मैंने बोला दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इतना अच्छा नहीं लगा होगा, मैं बोलूंगा डेट्स नॉट माई कप ऑफ टी, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो जमाना जैसे ग्रो कर रहा हो, उसी के साथ अपने अपनी अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करना। मैंने बता दिया, डिपेंड्स ऑन यू, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको ये करना, मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया बेटा कि ये चीज भी आपको कर सकते हो। तो जहां जहां यह है वहां वहां चाहो तो इन सेंटेंस को सबकी जगह डैट्स या फिर इट्स का यूज भी कर सकते हो। अब आप वहां पे ये नहीं जज कर सकते कि सर डैड का मतलब तो वह होता है, ये होता है। यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे यह ही होगा। समझ में आ गया? पक्का? रफ कर दूं? चलो, अरे पूरा वीडियो ही डालूंगा, खुद घुस जाऊंगा उसमें, मैं खुद उसमें रहूंगा, टेंशन मत ले, वो वीडियो के अंदर ही रहूंगा। चलो अब इसके बाद बताता हूँ। अब जो बताने वाले वो काम की बात है, यहाँ तक तो ये बच्चों वाला आप सबको पता था। अब बता रहा हूँ ना, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट, ये होता है सेंटेंस को आगे बढ़ाने का फंडा, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के नियम या रूल्स, ठीक है। टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कितने होते हैं बेटा? अनकाउंटेबल होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल में होते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऐसे यस लगाते हैं, है ना। या फिर हम यहाँ पे फॉल लगा के और वर्ब में आईएनजी भी लगाएंगे, जब भी सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ज़्यादा अच्छा समझ में तब आएगा जब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, यह है, ध्यान समझते जाना है, कुछ अभी अच्छे से नहीं ऊपर से जाएगा सब। यह एक अच्छी जगह है पिकनिक जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, यह एक अच्छी जगह है पिकनिक जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बच्चों वाला सेंटेंस इसको ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो मैंने लिखा दिस इज अ नाइस प्लेस, गुड प्लेस, कुछ भी लिख सकते हो, ये लिखा मैंने, है ना। यह एक अच्छी जगह, मैंने बच्चों वाला सेंटेंस लिख दिया, यह दिस इज अ नाइस प्लेस। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के मैंने लगाऊंगा टू, ठीक है। पिकनिक जाने के लिए मैंने क्या बोला कि पहले बच्चों वाला सेंटेंस को लिखना है, ट्रांसलेट करना, उसके बाद आपको क्या करना है? टू लगाना है। टू लगा के मुझे वर्ब लगाना है। वर्ब यहाँ पे क्या है? हिंदी में बताओ, वर्ब क्या है? जाना, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने लिख दिया गो। अब मैंने एक चीज बोला था, याद है कि हमेशा गो के साथ टू लगता है ना, तो ये लगा दिया मैंने टू। कहाँ जाने के लिए? पिकनिक जाने के लिए। तो देखो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस कितना आसानी से बन गया, है ना। क्या हो गया? ये टू डबल क्यों लग गया ऐसा? वो तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन ये टू इसके आगे लगाना जरूरी है। हाँ वही तो सिखा रहा हूँ, वो नहीं लगेगा तो सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। सर ये गोइंग हो सकता है? हो सकता है। सुनो अब इसके बाद
यह एक अच्छी जगह है पिकनिक जाने के लिए, तो मैंने लिखा दिस इज अ नाइस प्लेस टू गो टू पिकनिक। अब ध्यान से सुनना है, सेंटेंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इतना आसान नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, देखो जैसे मैंने लिखा ये हो गया। अब यहाँ पे देखना कि मैं बता रहा था यह एक अच्छी जगह है पिकनिक जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे ये लिख दिया सीधे सीधे, हाँ, यह पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, यह पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब। अब देखो इस सेंटेंस को मैं चाहता हूँ ना 4-5 प्रकार से बोल सकता था, बट आपको पहचानना आनी चाहिए कि पहले हमें बच्चों वाला सेंटेंस ढूंढना है। कैसे? देखो, यह पिकनिक जाने के लिए एक अच्छी जगह है ना, एक अच्छी जगह है पिकनिक जाने के लिए यह है, ठीक है, पिकनिक जाने के लिए अच्छी जगह है यह एक। तो वो एक ही सेंटेंस को मैं कई प्रकार से बोल दूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल से लिख दिया था, आप लोगों को लगा कितना आसान है, यह एक अच्छी जगह है, दिस इज अ नाइस प्लेस टू गो टू पिकनिक। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैंने घुमा दिया तो फिर आपको यह पहचानना है कि पहले बच्चों वाला सेंटेंस क्या आएगा। जैसे मैंने इसमें घुमा दिया, देखो यह पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब है, तो बच्चों वाला सेंटेंस क्या होगा, बताओ बच्चों वाला सेंटेंस क्या आएगा हिंदी में? वेरी गुड, यह एक अच्छी किताब है। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। तो पहले मैं क्या करूंगा, यह एक अच्छी किताब है, तो क्या बनेगा, दिस इज अ गुड बुक, है ना। सेंटेंस को आगे बढ़ाने का फंडा क्या होता है बेटा, टू लगा के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना मीन्स क्या होता है, रीड। देखो सेंटेंस कितना आसान लगने लगा, है ना, ये मैं कहना चाह रहा था। अब बात आती है फॉर की। इसी दोनों सेंटेंस को मैं चाहूँ तो फॉर लगा के भी बना सकता हूँ। कैसे? देखना, यहाँ पे मैंने लगाया दिस इज गुड बुक फॉर रीडिंग, ये बन गया। यानी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे रीडिंग। जैसे यहाँ पे अगर फॉर लगाते तो क्या हो जाता, गोइंग हो जाता है ना। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अभी आप सारे सेंटेंस इसमें बनाना, इसकी प्रैक्टिस करना। उसका मैं कारण बताता हूँ। ये सबसे ज़्यादा यूज वहाँ पे होता है जब वे ऑफ टॉकिंग इंग्लिश में चलती है, हम कोई कन्वर्सेशन किसी टॉपिक पे कर रहे होते हैं, तो फॉर लगाओ वर्ब में आईएनजी, फॉर लगाओ वर्ब में आईएनजी, है ना। यानी सेंटेंस जब बड़े होते हैं ना, तो मैं खुद बोलूँगा आप टू मत लगाओ, फॉर लगा के वर्ब में आईएनजी लगाओ। इवन यहाँ तक कि जब आप सेंटेंस बड़े बड़े बनाओगे तब भी। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना है टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अब एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे ये और बताना, जैसे मैंने लिखा, हाँ ये नहीं, यह किसी को देने के लिए एक अच्छा गिफ्ट है ना। तो बच्चों वाला सेंटेंस क्या बनेगा, यह एक अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के लिए, है ना। तो यह एक अच्छा गिफ्ट है, तो ये वाला बन गया सेंटेंस। तो क्या बन जाएगा, इट्स अ गुड गिफ्ट, है ना, टू देना मीन्स गिव, किसी को, यानी टू समवन, ऐसा बनेगा। आई होप समझ में आ रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन बताता हूँ, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। ये प्रीपोजिशन क्या करता है, इनमें संबंध बताता है, किसका मतलब सेंटेंस में, है ना। जैसे ये टू है, तो इनके बीच में क्या, आपस में संबंध जोड़ने का काम कर रहा है ना, इनमें संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि जैसे इन हो गया, है ना, मैं यहाँ से बताता हूँ, फॉर हो गया, इन हो गया, अबाउट हो गया। अभी वो टेबल पढ़ाया था ना मैंने एक दिन, तो टेबल में इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा ये चैप्टर। तो फॉर हो गए, इन हो गया, अबाउट हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, है ना, और एट हो गया, और बाय हो गया, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ, फॉर, इन, अबाउट, आफ्टर, बिफोर, एट, बाय, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी चीज़ें, है ना, और भी हो सकती, एंड सो ऑन। प्रीपोजिशन कितनी होती है, ये भी अनगिनत होती है, लेकिन हमारे काम की सिर्फ 50-60 है बस, और कुछ नहीं। टू को छोड़ के दुनिया की कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो हमेशा उसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था। तो यहाँ पे जितने भी ये प्रीपोजिशन है, फॉर हो, इन हो, अबाउट हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, एट हो, बाय हो, बिहाइंड हो,
और इन फ्रंट ऑफ हो, और भी बहुत सारी चीजें। इन सब में हमेशा वर्ब की बात करूं, नाउन ऑन में मत लगा देना आईएनजी, है ना। वर्ब में हमेशा आईएनजी लग जाएगा, किसको, सिर्फ टू को छोड़ के। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन, ये भी टू एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जब मैं आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो जहां पे टू लगा के वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये एक प्रकार का अपवाद रहेगा। दैट्स इट। आई होप कि समझ में आया होगा। तो मैं अभी तक क्या बताया, जितनी भी दुनिया में प्रीपोजिशन होती हैं, अगर उसके बाद कोई भी वर्ब आता है तो उसमें हमेशा क्या कर देंगे, आईएनजी लिख देंगे, और अगर टू आता है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस यही